आपने अभी जो नीचा का कोट पढ़ा उसका मतलब है अगर तुम शैतान से लड़ रहे हो तो शैतान से लड़ते लड़ते बी केयरफुल, कहीं तुम खुद वो शैतान ना बन जाओ जिससे तुम लड़ रहे हो। इन शॉर्ट, एक चीज जिससे तुम सबसे ज्यादा नफरत करते हो, मेक श्योर उसे लड़ते लड़ते तुम खुद वो चीज ना बन जाओ। इस वीडियो में हम प्राइमरली 3 चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। फर्स्ट हम बात करेंगे रिलीजन की और प्राइड मूवमेंट की, और इसके बारे में बात करते वक्त हम ना रिलीजन को क्रिटिसाइज करेंगे ना प्राइड मूवमेंट को, हम सिर्फ चीज़ों को रैशनली एनालाइज करेंगे। सेकेंडली हम बात करेंगे ओलंपिक्स में जो कंट्रोवर्सी हुई बॉक्सिंग के दौरान उसके बारे में। और थर्ड थिंग हम ब्रीफली डिस्कस करने वाले हैं ओलंपिक्स के ओपनिंग सेरेमनी में जो कंट्रोवर्सी हुई थी उसके बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये बता दूं कि मैं पर्सनली लेफ्ट या राइट कोई भी स्टांस नहीं रखता, और मैं ये सिर्फ वीडियो में न्यूट्रल दिखने के लिए नहीं बोल रहा। अगर तुम किसी आइडियोलॉजी से जुड़ जाते हो तो तुम चीज़ों की दूसरी साइड नहीं देख पाते, और इस वीडियो का मेरा अकेला मकसद है कि तुम्हें क्रिटिकल थिंकिंग सिखाना। तो जितना हो सके उतना हम चीज़ों को क्रिटिकली ब्रेक डाउन करने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आप मेरे किसी चीज़ के साथ डिसएग्री करते हो तो तमीज़ में रह के आप कमेंट कर सकते हो। सो लेट्स बिगिन। मध्ययुगीन यूरोप में चर्च और स्टेट साथ में काम करते थे। किंग्स को चर्च से ब्लेसिंग्स दी जाती थी, और चर्च का स्टेट अफेयर्स में बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप होता था। चर्च का एजुकेशन, लॉ, सोसाइटी, कल्चर, इन सब पे बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस था। और 17th और 18th सेंचुरी में एनलाइटनमेंट पीरियड में प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन के बाद चर्च की पावर कमज़ोर होती गई, और लेट 18th सेंचुरी में चर्च और स्टेट ये दोनों सेपरेट हो गए, और यूएस और फ्रांस ये दोनों वेस्ट में सेक्युलर राष्ट्र बन के सामने आए, यानी कि धर्मनिरपेक्ष राज्य, जहाँ पे चर्च का यानी कि धर्म का पॉलिटिक्स में कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा। डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र का मतलब ही यही था, टू सेपरेट चर्च फ्रॉम स्टेट, मतलब धर्म और गवर्नमेंट को अलग रखना। वेस्ट में मेजरली सिर्फ एक धर्म का सबसे ज़्यादा डोमिनेंस रहा है, और वो धर्म था क्रिश्चियनिटी, और पहले ये धर्म सब कुछ कंट्रोल करता था। हर धर्म के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो हर रिलीजन में कम या ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। फर्स्ट थिंग इज रिचुअल्स। हर धर्म के कोई ना कोई तो रिचुअल्स होते हैं जो उस धर्म का व्यक्ति फॉलो करता है। सेकंड थिंग इज प्रोसेशंस, मतलब जो यात्राएं निकलती है या जुलूस निकलता है, आपको ये लगभग हर धर्म में देखने के लिए मिलेगा। देन नेक्स्ट थिंग इज कैलेंडर्स, डेज एंड फेस्टिवल्स। हर धर्म के कुछ ना कुछ त्यौहार होते हैं, कुछ डेज होते हैं जो वो धर्म सेलिब्रेट करता है। कुछ होली या पवित्र मंथ्स होते हैं, जैसे कि हिंदुइज्म में श्रावण का महीना या फिर इस्लाम में रमज़ान का महीना, वो उस पर्टिकुलर धर्म में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होल्ड करता है। देन धर्म की स्पेशल या सेक्रेड लैंग्वेज होती है, और धर्म के खिलाफ कोई नहीं बोल सकता। अगर तुम किसी धर्म के खिलाफ बोलते हो तो उसे धर्म निंदा या फिर ब्लास्फेमी कहा जाता है, और सदियों से इस ब्लास्फेमी के अगेंस्ट लॉज रहे हैं। जो इंसान धर्म के खिलाफ कुछ बोलेगा उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाती थी, क्योंकि धर्म की जो बातें होती है, जो सेक्रेड टेक्स्ट होते हैं, तुम उनको क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज में पिछले कुछ सालों से एथियज्म का एक ट्रेंड आया है, जहां लोग एक तो अपने आप को एथिस्ट मानते हैं या फिर किसी भी धर्म से एसोसिएट नहीं करते। आज के टाइम में यूएस में 28% लोग किसी धर्म को नहीं मानते। 1990 में ये नंबर सिर्फ 10% था। आज की डेट में फ्रांस में यह नंबर 40% से ऊपर है, और इंग्लैंड में यह नंबर है 37.8%। और हमने नाइलिज्म वाले वीडियो में बात करी थी कि अगर कोई बिलीफ सिस्टम टूटता है तो एक वॉइड क्रिएट हो जाता है। धर्म से लोगों को बहुत सारी चीज़ें मिलती आ रही है, जैसे कि कम्युनिटी, मॉरल्स, एथिक्स, वैल्यूज, एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, मीनिंग। और किसी भी वैल्यू सिस्टम के टूटने के बाद ये सब चीज़ें कोलैप्स हो जाती है, और एक स्टेट ऑफ नाइलिज्म आ जाता है, जहाँ पे हम मीनिंग लूज कर देते हैं। नाइलिज्म क्या है, वो क्यों आता है, और नाइलिज्म के साथ कैसे डील किया जा सकता है, इसकी बात हमने डिटेल में नाइलिज्म वाले वीडियो में करी है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आपको नाइलिज्म के बारे में ज़्यादा जानना है तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हो। रिलीजियस वैल्यू सिस्टम टूटने के बाद लोगों को तलाश होती है मीनिंग की, कम्युनिटी की, और नई एथिक्स और वैल्यूज़ की, और तभी एंट्री होती है LGBT+ की। इसमें बहुत सारे लेटर्स है, और समय के साथ साथ और लेटर्स इसमें ऐड होते जा रहे हैं, तो इसको हम शॉर्ट में LGBT+ करके रेफर करेंगे।
हिस्टोरिकली जो चीज रिलीजन करता आ रहा है आज के जमाने में, वो हर एक चीज आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाएगी। जहाँ रिलीजन में कैलेंडर होता है और त्योहार मनाए जाते हैं, वही यहाँ पे प्राइड मंथ को पूरे महीने सेलिब्रेट किया जाता है। और इनके कई डेज भी होते हैं। जैसे अलग अलग धर्मों में जुलूस निकलता है, वैसे ही यहाँ पे प्राइड परेड की जाती है। जैसे धर्म की एक सेक्रेड रिलीजियस लैंग्वेज होती है, वैसे ही यहाँ पर भी एक अलग लैंग्वेज है जहाँ पे लोगों ने अपने अलग प्रोनाउंस ईजाद किए हैं। आपने और मैंने जो इंग्लिश सीखी है उसमें 7 प्रोनाउंस होते थे, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। लेकिन LGBT+ वालों की जो लैंग्वेज है उनमें जो प्रोनाउंस यूज किए जाते हैं वो आपको किसी भी ग्रामर की किताब में देखने के लिए नहीं मिलेंगे। हो सकता है कि अब के टाइम के जो ग्रामर के बुक्स है वहां पे ये अपडेट किया गया हो। अगर ऐसा है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो। ये चीज अभी तक साउथ एशियन कंट्रीज यानी कि इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल जैसे कंट्रीज में नहीं आई है, लेकिन वेस्ट में एक तरीके से लोगों को इस लैंग्वेज को बोलने के लिए फोर्स किया जाता है। इस मुद्दे को लेके कनाडा में एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी। स्कूल्स और कॉलेजेस में इन प्रोनाउंस को यूज करना एनकरेज किया जाता है, लेकिन जो लोग इसके खिलाफ है वो बोलते हैं कि ये चीज उनके फ्रीडम ऑफ स्पीच को कर्ब करती है और तुम कोई एक स्पेसिफिक लैंग्वेज किसी के ऊपर थोप नहीं सकते। जैसे धर्म में कोई इंसान अगर किसी धर्म के रीति रिवाजों का पालन करता है तो उसे अच्छा या वर्चुअस कहा जाता है और उसे समाज में एक्सेप्टेंस मिलती है। वैसे ही LGBT+ समुदाय में जो इंसान उनके दिए हुए प्रोनाउंस यूज करता है, उनके जुलूस में पार्टिसिपेट करता है, उनके डेज और मंथ सेलिब्रेट करता है, किसी से बात करते समय या सोशल मीडिया पे अपने प्रोनाउंस जाहिर करता है, उसे हम बोल सकते हैं कि वेस्टर्न सोसाइटी में एक तरह की एक्सेप्टेंस मिलती है, उसे वर्चुअस कहा जाता है। और मैं यहाँ पे वेस्टर्न सोसाइटी की बात कर रहा हूँ, ना कि LGBT+ के, क्योंकि जैसे मिडिवल यूरोप में चर्च सोसाइटी, कल्चर और नॉर्म्स कंट्रोल करता था, उसी तरीके से आज के टाइम में वेस्टर्न सोसाइटी में प्राइड मूवमेंट यही काम कर रहा है। धर्म में तुम चीजों को सवाल नहीं कर सकते और कई धर्मों में तो तुम भगवान का नाम भी नहीं ले सकते। तुम्हें हर वक्त भगवान का सम्मान करना पड़ता था और सिर्फ सम्मान करना काफी नहीं होता था, तुम्हें लोगों को दिखाना होता था कि हाँ, मैं रिलीजियस हूँ, मैं भगवान का सम्मान करता हूँ, और तभी तुम्हें एक्सेप्टेंस मिलती थी। और अगर गलती से भी तुम्हारा इंटेंशन न होते हुए भी अगर तुमसे कोई ऐसी एक्शन हो जाती है जिससे कि रिलीजियस लोगों की सेंटिमेंट हर्ट हो, तो उसे ब्लास्फेमी कहा जाता था। और ब्लास्फेमी के अगेंस्ट कई कंट्रीज में मेजरली लॉज रहे हैं। कई देशों में ऐसा करने पर कड़ी सजा दी जाती है। भारत में भी कहीं ना कहीं ये चीज एग्जिस्ट करती है कि तुम किसी के रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट नहीं कर सकते, और आपको पता है कि ये करने पर लोगों को जेल भी हुई है। वैसे ही LGBT+ और उसके रूल्स और रिचुअल्स के खिलाफ बोलने पर या सवाल उठाने पर लोगों को यूनिवर्सिटी से निकाला जा चुका है, लोगों को कैंसिल किया जा चुका है। जैसे धर्म के ऊपर कोई सवाल नहीं उठा सकता, वैसे ही कोई भी किसी की जेंडर आइडेंटिटी पे सवाल नहीं उठा सकता। यहाँ तक कि अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट एसोसिएशन और अमेरिकन साइकियाट्रिस्ट एसोसिएशन ने क्लियरली उनके गाइडलाइंस में बोला है कि थेरेपिस्ट को सामने वाले की जेंडर आइडेंटिटी को अफर्म करना होगा। इसका मतलब कोई 13 साल का लड़का अगर किसी थेरेपिस्ट के पास जाके ये बोलता है कि मैं मेरी बॉडी में कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा और मुझे लड़की बनना है, तो थेरेपिस्ट उस लड़के को सवाल नहीं कर सकता। जबकि थेरेपिस्ट का मेन काम ही होता है कि चीज़ों को सवाल करना और तुम्हारे सबकॉन्शियस में जो चीज़ें दबी हुई है उन चीज़ों को ऊपर तुम्हारे कॉन्शियस में लाना। थेरेपिस्ट कोई भी चीज़ अफर्म या डिनाई नहीं करता, ना ही वो किसी चीज़ के ऊपर डायरेक्टली सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। लेकिन इन गाइडलाइंस के हिसाब से वो बच्चा जो बोल रहा है, थेरेपिस्ट को उसके हाँ में हाँ मिलानी होगी। ये चीज़ आप डॉक्टर जॉर्डन पीटरसन से सुनिए, जो खुद एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है। So now professionals are bound by law to offer gender affirming advice. They're bound by law. Okay, so this is what this means. If you bring your 13-year-old in to be evaluated by a physician or a psychologist, and maybe she has high levels of neuroticism, tilting towards depression and anxiety, and then that's making itself manifest in bodily discomfort, now that's being shaped by this cultural fad that insists that if you feel uncomfortable in your body, it's because you're of the opposite gender. That's the psychological epidemic part of it. And we can talk about that in a little bit more detail. But now you're duty bound by law, if you're a professional, to say,
Oh, you think you're a boy? Yeah, absolutely. You absolutely 100% you are. What can we do to facilitate that move forward? And that all got, what would you call, pushed into the law under the guise of the elimination of conversion therapy. So, unbelievable. Now, the problem with that is, you see, if you're a therapist or a physician, you don't affirm someone's identity. That's not your job. And your job is not to deny their identity either. Your job is to help them explore their identity and hopefully to develop it. और इस तरीके से जो चीज सेक्युलर रिवॉल्यूशन के तौर पर शुरू हुई थी, वो चीज आज कम्युनल बन चुकी है। इस चीज का समाज में और कल्चर में इतना इन्फ्लुएंस है कि कोई भी इंसान इसके बारे में बोलने से पहले 10 बार सोचता है कि अगर मैंने ये चीज बोल दी तो मुझे इस चीज का क्या कॉन्सिक्वेंस फेस करना पड़ेगा। बड़ी बड़ी कंपनियां अपना लोगो चेंज कर रही है क्योंकि इस चीज का इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी बहुत बड़ा है। अगर तुम इस चीज पे सवाल उठाओगे तो तुम्हें कैंसिल कर दिया जाएगा। तुम एक्टर हो, कॉमेडियन हो, बिजनेस पर्सन हो, तुम अपना काम नहीं कर सकोगे और रोजी रोटी नहीं कमा सकोगे जस्ट बिकॉज तुमने सवाल पूछ लिया। इट्स सेम थिंग जब कोई रिलीजन के ऊपर जोक क्रैक करता है और उसे बॉयकॉट किया जाता है। सोक्रेटिस जब 2500 साल पहले सवाल उठाते थे तो उन्हें जहर देके मार दिया गया था। जब गैलीलियो ने बोला कि पृथ्वी गोल है और यूनिवर्स का सेंटर पृथ्वी नहीं बल्कि सूरज है, तो उन्हें नजरबंदी में रखा गया और उनको उनकी किताबें प्रसिद्ध करने से रोक दिया गया। उनका सोशल बॉयकॉट किया गया। आज के ज़माने में हमें ये चीज़ें रेडिकल लगती है, हम इन चीज़ों पे हंसते हैं, लेकिन उस ज़माने में ये चीज़ें नॉर्म हुआ करती थी। सिमिलरली वेस्ट में अगर कोई किसी के जेंडर आइडेंटिटी पे सवाल उठाता है या LGBT+ वालों के रिचुअल्स फॉलो करने से मना करता है तो उसे भी बॉयकॉट जैसी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। ये चीज़ अभी तक पूरी तरीके से साउथ एशियन कंट्रीज के अंदर नहीं आई है, लेकिन ये भी समय की बात है। चर्च पहले जियो सेंट्रिक यूनिवर्स और फ्लैट अर्थ जैसी बिना सर पैर वाली बातों पे विश्वास करता था और इन चीज़ों पे कोई सवाल भी नहीं उठा सकता था। वैसे ही आज के ज़माने में कुछ फेमिनिस्ट, नॉन बाइनरी और वोक लोग मानते हैं कि मेल्स और फीमेल्स में कोई अंतर नहीं होता। अब ये चीज़ साइंटिफिकली प्रूवन है कि मेल्स और फीमेल्स में कई बायोलॉजिकल डिफरेंसेस होते हैं। जनरली मेल्स आर बॉर्न विथ XY क्रोमोसोम्स एंड फीमेल्स आर बॉर्न विथ XX क्रोमोसोम्स। मेल्स और फीमेल्स में हमें टेस्टोस्टेरोन लेवल का भी फर्क देखने के लिए मिलता है, जहाँ पे मेल्स का टेस्टोस्टेरोन फीमेल्स के टेस्टोस्टेरोन से सिग्निफिकेंटली हाई होता है। और हमें मेल्स और फीमेल्स में हाइट, वेट, मसल मास, बोन डेंसिटी और स्पीड में डिफरेंस देखने के लिए मिलता है। और जब तुम एक्सट्रीम में जाते हो तो ये डिफरेंस और ज़्यादा सामने उभर के आता है। यानी कि अगर हम कंपेयर करें एक प्रो लेवल बेस्ट मेल फाइटर को एक प्रो लेवल बेस्ट फीमेल फाइटर से, जिनकी वेट और हाइट सेम है, तो इस सिचुएशन में आप पाओगे कि मेल फाइटर फीमेल फाइटर से कई ज़्यादा ताकतवर होगा। और इसी वजह से मेल्स और फीमेल्स की अलग अलग डिविजन्स होती है। और ये डिफरेंस सिर्फ जेनाइटल्स का नहीं होता, ये डिफरेंस उन सारी बातों का होता है जो हमने अभी डिस्कस करी। पेरिस ओलंपिक्स में 1 अगस्त 2024 को अल्जीरियन बॉक्सर इमाने खलीफ और इटालियन बॉक्सर एंजेला करीनी के बीच वेल्टरवेट डिवीजन में मैच होता है। इस मैच में इमाने एंजेला के ऊपर ऐसे पंचेस बरसाती है कि एंजेला 46 सेकेंड्स में मैच क्विट कर देती है। और मैच के बाद वो बोलती है कि मुझे अपने लाइफ में इतने जोरदार पंचेस कभी नहीं पड़े। और यही से कंट्रोवर्सी की शुरुआत होती है, क्योंकि इमाने बायोलॉजिकली फीमेल है, लेकिन उसके क्रोमोसोम पेयर्स XY है जो कि मेल्स के होते हैं, और उसके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स भी नॉर्मल फीमेल के लेवल से हाई है। इस वजह से वो 2023 वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप से डिस्क्वालीफाई भी हुई थी, लेकिन उसको पेरिस ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करने का मौका मिला, क्योंकि ओलंपिक्स में सिर्फ तुम्हारे पासपोर्ट पे जो जेंडर है वो देखा जाता है और यही उनका जेंडर आइडेंटिफाइंग क्राइटेरिया होता है। सिमिलर इशू फिर एक बार चर्चा में आया जब स्वेटलाना स्टेनेवा ने लिन यू टिंग से हारने के बाद XX साइन दिखाया, और ये इसलिए था क्योंकि लिन भी पहले जेंडर टेस्ट फेल कर चुकी थी और उसका भी क्रोमोसोमल कॉम्बिनेशन XY था जो कि मेल्स का होता है। लिन और इमाने दोनों भी ट्रांसजेंडर्स नहीं है, बोथ हैव
फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। और LGBT+ वाले यही आर्गुमेंट देकर इस बात का समर्थन कर रहे हैं कि ये दोनों महिलाएं हैं क्योंकि उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स फीमेल्स के हैं और उनके हिसाब से ये महिलाओं के साथ कम्पीट कर सकती है। इनका ये आर्गुमेंट है कि किसी महिला का टेस्टोस्टेरोन लेवल थोड़ी बहुत प्रमाण में ज़्यादा हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो पुरुष बन जाएगी। लेकिन जब कॉम्बैट स्पोर्ट्स की बात आती है जैसे कि रेसलिंग, बॉक्सिंग, तो बात सिर्फ मेल और फीमेल की नहीं रहती, बात यहाँ पे स्ट्रेंथ की आ जाती है। मेल्स और फीमेल्स की अलग अलग डिविजन्स इसीलिए होती है क्योंकि मेल्स के पास एक बायोलॉजिकल एडवांटेज होता है जो एडवांटेज फीमेल्स के पास नहीं होता। ये बात सिर्फ जेनाइटल ऑर्गन्स की या पासपोर्ट के जेंडर की नहीं है, ये बात है फेयर कंपटीशन की। एंड इन माय ओपिनियन समवन विद स्ट्रेंथ ऑफ अ मैन शुड नॉट बी अलाउड टू कम्पीट अगेंस्ट वीमेन। और अगर कोई बोल रहा है कि इमाने के पास फीमेल जेनाइटल्स है इसी वजह से उसका फीमेल्स के साथ कम्पीट करना फेयर है, तो ये रिग्रेसिव ब्लैक एंड व्हाइट सोच है। यहाँ पे आर्ग्यूमेंट दिया जाता है किसी फीमेल के टेस्टोस्टेरोन लेवल नॉर्मल लेवल से ज़्यादा हो सकते हैं, बट व्हाट अबाउट क्रोमोसोम्स? अगर किसी फीमेल के टेस्टोस्टेरोन लेवल नॉर्मल लेवल से ज़्यादा है और उसका क्रोमोसोमल कॉम्बिनेशन भी XY है तो उसकी स्ट्रेंथ भी नॉर्मल फीमेल से कई ज़्यादा हो जाती है। और इसमें सिमिलर ऑड्स हो जाते हैं जब कोई मेल फाइटर किसी फीमेल फाइटर के अगेंस्ट कम्पीट कर रहा हो। और जैसे कि हमने पहले बात करी, ये डिफरेंस कई ज़्यादा बढ़ जाता है जब हम टॉप 0.1% की बात करते हैं। तो ये उस फीमेल के लिए फेयर कैसे हुआ? अब तक हमने ऐसे एथलीट्स को क्यों नहीं देखा जो कि बायोलॉजिकली फीमेल है लेकिन खुद को एज मेल आइडेंटिफाई करती है? ऑब्वियसली क्योंकि उसमें उनके हारने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, इसलिए कोई ऐसा करना नहीं चाहेगा। हमें कहीं ना कहीं तो ये डिमार्केशन लाइन ड्रॉ करनी होगी और ये जिम्मेदारी इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी की है जो अभी तक जेंडर को ठीक तरीके से डिफाइन नहीं कर सके हैं। कई लोग इस चीज़ से ऑफेंस ले रहे हैं कि लोग इमाने को अपने प्रेफर्ड प्रोनाउन से एड्रेस नहीं कर रहे हैं, लेकिन उन लोगों को रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ रहा कि किसी फीमेल के साथ अनफेयर ट्रीटमेंट हो रही है। इन माय ओपिनियन अगर इमाने फीमेल है तो उसे शी कहा जाना चाहिए, लेकिन ये प्रोनाउंस सोशल कंस्ट्रक्ट है, जेंडर एक सोशल कंस्ट्रक्ट है, जबकि सेक्स बायोलॉजिकल थिंग है। मतलब प्रोनाउन और जेंडर आइडेंटिटी जैसी चीजें समाज ने बनाई हुई है, जबकि सेक्स बायोलॉजिकल है। किसी को पंच करना एक टेंजिबल फिजिकल चीज है, इसको हम किसी के सेंटिमेंट्स हर्ट होने से कंपेयर नहीं कर सकते। सिर्फ लेफ्ट और वोक लोगों को मैं ये एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाता हूँ। किसी के प्रति अनफेयर फिजिकल वायलेंस को जस्टिफाई करना इज सिमिलर टू जब कोई सो कॉल्ड अपर कास्ट वाला आदमी किसी दलित की पिटाई करता है जस्ट बिकॉज उसके एक्शन से उस तथाकथित अपर कास्ट वाले बंदे के सेंटिमेंट्स हर्ट हो गए, जहाँ की सेंटिमेंट्स हर्ट होना एक सब्जेक्टिव चीज है और तुम्हारे से कमजोर आदमी को पीटना बुलिंग है। और अगर तुम अपने से कमजोर आदमी को या औरत को पीट रहे हो दैट इज अनफेयर। नेक्स्ट आर्गुमेंट्स जो लेफ्ट वालों की तरफ से दी जा रही है, दोज आर एड होमिनम फैलेसीज। कोई बोल रहा है ये रेसिज्म है, तो कोई बोल रहा है कि जो इंसान इस चीज के खिलाफ आवाज उठा रहा है वो ट्रांसफोबिक है, कोई इसे स्क्रिप्टेड बता रहा है, तो कोई बोल रहा है कि इमाने ने इतनी मेहनत करी, उसको बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, इसलिए उसका फीमेल डिवीजन में कम्पीट करना सही है। ये सारी बातें एड होमिनम लॉजिकल फैलेसी का एग्जाम्पल है। इसके ऊपर मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाया है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। एड होमिनम का मतलब होता है कि जब तुम आर्ग्यूमेंट को क्रिटिसाइज करने की बजाय उस इंसान को क्रिटिसाइज करते हो जो उस आर्ग्यूमेंट को दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जब ट्रंप के फीमेल सिक्योरिटी गार्ड्स पे सवाल उठाए गए तो लेफ्ट वालों ने जो लोग सवाल उठा रहे हैं उन्हें ही मिसोजिनिस्ट बोल दिया, लेकिन उस इशू के बारे में कोई बात नहीं करी। सो यहाँ पे मैंने सभी मेजर आर्गुमेंट्स कवर कर दिए हैं। सो अब हम बढ़ते हैं ओलंपिक्स के ओपनिंग सेरेमनी में जो कंट्रोवर्सी हुई उसकी तरफ। इस वीडियो में हम इस कंट्रोवर्सी की बात इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि ये कंट्रोवर्सी LGBT+ और रिलीजन के साथ जुड़ी हुई है। ओलंपिक्स के ओपनिंग सेरेमनी में जो परफॉर्मेंस हुई थी उसमें एलिजेडली क्रिश्चियनिटी को मॉक किया गया था और उसमें जो लोग परफॉर्म कर रहे थे उनके प्राइवेट पार्ट्स दिख रहे थे और इस परफॉर्मेंस में बच्चे भी शामिल थे। लेकिन जब लोगों का गुस्सा फूटा और उस सेरेमनी के वीडियोस और फोटोज वायरल हुए जिसमें परफॉर्मर्स के प्राइवेट पार्ट्स दिख रहे थे, तब उस वीडियो को हटा दिया गया। इस परफॉर्मेंस के बारे में फ्रांस के राष्ट्रपति
इमैनुअल मैक्रोन ने प्राउडली ट्वीट किया था, दिस इज फ्रांस। लेकिन इस तरीके से किसी धर्म का मजाक उड़ाना कितने हद तक सही है? LGBT+ वाले सबसे ज्यादा एक चीज चाहते हैं, एंड दैट थिंग इज एक्सेप्टेंस। वो चाहते हैं कि लोग उन्हें एक्सेप्ट करें, सोसाइटी उन्हें रिकॉग्निशन दे। लेकिन जिन लोगों से तुम एक्सेप्टेंस की उम्मीद कर रहे हो, लेकिन उन्हीं लोगों के धर्म का अगर तुम मजाक बना रहे हो, तो इससे सिर्फ दूरियां बढ़ने वाली है। जैसे कि हमने पहले बात करी, वेस्ट में प्राइड मूवमेंट धर्म को क्रिटिसाइज करके और धर्म के साथ कंपीट करके खुद एक धर्म बन चुका है। और कई लोग जो इस तरह की न्यूडिटी और महिला के साथ हुए अनफेयर ट्रीटमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, वो आइडियोलॉजी के चश्मे से चीजों को देख रहे हैं। अल्बेर कमू कहते हैं कि अगर तुम किसी चीज को एक आइडियोलॉजी से अटैच होकर देख रहे हो, तो इससे तुम्हारी क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटीज रिड्यूस होती हैं। तुम जिस ग्रुप में हो, उस ग्रुप की कलेक्टिव थिंकिंग जैसी है, वैसे तुम्हारी भी थिंकिंग बन जाती है। और कमू बोलते हैं कि इसी चीज से हमें बचना चाहिए। हर चीज पे सवाल उठाओ, चाहे वो ट्रेडिशनल रिलीजन हो या फिर अभी अभी बना ताजा रिलीजन हो। फ्रेडरिक नीचा बोलते हैं, डोंट बी अ शीप। आंखें बंद करके वो चीज मत करने लग जाओ जो सभी कर रहे हैं। आइडियोलॉजी सिर्फ एक शॉर्टकट है ताकि तुम्हें किसी चीज के बारे में क्रिटिकली सोचना ना पड़े। और ये बात मैं लेफ्ट और राइट दोनों के लिए कह रहा हूँ। वो यूट्यूबर्स या ऑर्गेनाइजेशंस जो सिग्निफिकेंटली बड़ी है, वो तुम्हें हर बार एक ही स्टैंड लेते हुए दिखाई देंगे। तुम्हें ये बात बखूबी पता है कि कौन से यूट्यूबर्स लेफ्ट में है, कौन से राइट में, कौन सी न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशंस लेफ्ट में है और कौन सी राइट में। और वो सिर्फ अपने आइडियोलॉजी के चश्मे से चीज़ों को दिखाते हैं। वो कभी दूसरी साइड की बात नहीं करेंगे, क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा किया तो वो अपनी कोर ऑडियंस लूज कर देंगे। ये चीज़ हम ऑलरेडी देख चुके हैं, जहाँ पे एक क्रिएटर अपनी ऑडियंस का गुलाम बन जाता है। और सेकेंडली, जिस तरह की हवा चल रही होती है, लोग वहाँ बहते जाते हैं, क्योंकि लोग मेजोरिटी के खिलाफ जाके कैंसल नहीं होना चाहते। इसलिए जिस तरह इंडिया में रिलीजन के बारे में बोलने के लिए किसी को सोचना पड़ता है, उसी तरीके से वेस्ट में LGBT+ के बारे में बोलने के लिए लोगों को 10 बार सोचना पड़ता है। इसी वजह से जो लोग इंडिया में रहकर होमोफोबिक मूवीज करते हैं, वो वेस्ट में जाके अचानक से वोक बन जाते हैं। और ये वोकिज्म एक इलीट चीज बन गई है। अगर किसी को ये दिखाना है कि मैं इलीट क्लास का मेंबर हूँ, तो पहले जैसे लोग आईफोन फ्लॉन्ट करते थे, वैसे आज के ज़माने में लोग प्रोनाउंस फ्लॉन्ट करते हैं। और ये एक कॉलोनियल माइंडसेट है, जहां हम वेस्ट से कोई चीज़ अडॉप्ट करके खुद को सुपीरियर समझते हैं और दूसरों को लुक डाउन करते हैं। वोकिज्म से पहले द कूल थिंग वॉज फेमिनिज्म, एटलीस्ट फॉर द वेस्ट। लेकिन जैसे अल्कोहल के बारे में होता है कि कुछ समय बाद रेगुलर अल्कोहल कंजम्पशन करने वाला व्यक्ति शराब से रेजिस्टेंट हो जाता है, तो उसे हायर डोज ऑफ अल्कोहल की जरूरत होती है। उसी तरीके से लोगों को फेमिनिज्म के बाद वो हायर डोज दिया वोकिज्म ने। पहले जो लोग विमेंस राइट की बात करते थे, उनके लिए अब विमेंस राइट इलीट इशू नहीं रहा, और मेंस राइट के बारे में तो बोलना ही छोड़ दो। 2-4 यूट्यूबर छोड़ के कोई भी मेंस राइट के बारे में बात नहीं कर रहा। सो लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा, थिंक, एनालाइज एंड हैव योर ओन ओपिनियन। और अगर यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये आपके लिए फ्री है, लेकिन इससे एक्सटर्नल वैलिडेशन मिलता है जो मुझे फ्यूचर में ऐसे ही वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करता है।